अच्छा जी, म्यूट कर लें। रहील आप भी म्यूट कर लें, थैंक यू, ताकि आवाज़ ना आए स्क्रीन पे। अच्छा जी, ये आज जो हमने करना है, हम माइनर लॉज का एक पोर्शन करने लगे। माइनर लॉज में एक पोर्शन है पंजाब रेंटल प्रेमिसेस एक्ट, ठीक है। इसके लिए मैंने अलहदा से हैंड आउट बनाया है। इसमें आपने ये क्वेश्चंस करना है इंपॉर्टेंट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेनेंसी क्रिएट कैसे होती है। जैसे कि आप शहरी इलाकों में आप किराएदारी पे अपनी जगह को देना चाह रहे हैं, तो टेनेंसी कैसे क्रिएट होगी, इसमें आप पहले ये सीखेंगे। उसके बाद आप ये सीखेंगे कि टेनेंट को निकालने के लिए कौन कौन सी ग्राउंड्स के तहत उसको निकाला जा सकता है, ठीक है। तीसरा आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट की राइट्स एंड ड्यूटीज क्या हैं। चौथा आपका सवाल ये बन रहा है कि रेंट ट्रिब्यूनल के सामने आपको पेरेंट्स के हवाले से किस तरह से आपको इंटीमेट किया जाएगा, या अगर आप अपीयर नहीं होते रेंट ट्रिब्यूनल के सामने। देखिए हर जो भी स्पेशल लॉज है ना, उसके तहत एस्टैब्लिशमेंट्स अपॉइंट की गई हैं, तो रेंट के जो मैटर्स देखती है ना, उसको रेंट ट्रिब्यूनल कहते हैं, ठीक है। इस हवाले जैसे सर्विस मैटर्स होता है ना, सर्विस ट्रिब्यूनल होता है, उसी तरह रेंट के हवाले से एक रेंट ट्रिब्यूनल बना दी गई है। तो जब वो आपको बुलाती है या जहाँ पर आप अपीयर नहीं होते, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज में क्या हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला इसमें ये देखते हैं, काइंडली अपनी साइड पे ना आप, मैंने आपसे यही कहा है कि अच्छा रहीला आप अपनी साइड पे ना म्यूट रखें, ताकि बैकग्राउंड में किसी को आवाज़ सुनाई ना दे। अगर आपका कोई सवाल होगा ना, आप इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि कौन सी ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन, एक मिनट, ये करने लगे हैं कि टेनेंट को कौन कौन से ग्राउंड्स पे आप एविक्ट कर सकते हैं या उसे निकाल सकते हैं। इस हवाले से पंजाब प्रेमिसेस रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 में ये बताया गया है कि किन ग्राउंड्स पर टेनेंट को निकाला जा सकता है। इंट्रोडक्शन। पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 provides situations when landlord may seek eviction of the tenant. The right of ejectment is a statutory right available to landlord against the tenant. स्टैट्यूटरी राइट का मतलब ये होता है कि जो बाय लॉ प्रोवाइडेड हो राइट, ठीक है। तो पंजाब प्रेमिसेस एक्ट के तहत टेनेंट और लैंडलॉर्ड दोनों की राइट्स को प्रिजर्व किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टेनेंट कहते हैं किससे। टेनेंट से मुराद ये है कि जो अंडरटेकिंग देता है, ये मैंडेटरी है उसके लिए कि उसने रेंट पे करना है, क्योंकि उसने एक प्रेमिसेस की ऑक्यूपेशन एक्वायर की है, तो उसके बिहाफ पे या वो उसके टेनेंट की कैटेगरी में आता है। और कौन से लोग टेनेंट में इंक्लूडेड हैं वो हम इसमें कैटेगरीज देखने लगे हैं। अ पर्सन हु कंटिन्यूज टू बी इन ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रेमिसेस आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। जो पहले टेनेंट के तौर पे रह रहा था वहाँ पर, अगर आप अपनी टेनेंट के बाद जब ड्यूरेशन एक्सपायर कर जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, लीगल हेयर्स ऑफ अ टेनेंट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द टेनेंट हु कंटिन्यू टू बी इन ऑक्यूपेशन ऑफ द की वफात के बाद जो उसके कानूनी वारिसान हैं वो भी टेनेंट की कैटेगरी में आएंगे। तीसरी बात, अ सब टेनेंट हु इज इन पोजेशन ऑफ द प्रेमिसेस और पार्ट देयर ऑफ विद द रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड की रिटन कंसेंट के साथ अगर आप प्रेमिसेस को मजीद किसी और टेनेंट को दे देते हैं, सब लेट कर देते हैं, इसे हम उर्दू में शक्मी किराएदार भी कहते हैं, ठीक है। तो जिसको आपने फर्दर आगे प्रेमिसेस हैंड ओवर कर दिए वो भी इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। आगे सेक्शन 15 रेलिवेंट प्रोविजन है इसकी, जिसके तहत उसको टेनेंट को एविक्ट किया जा सकता है। एविक्शन का क्या मतलब होता है, एविक्शन की आप डेफिनेशन लिख दीजिएगा, टू एक्सपेल आउट, कहीं से निकाल देना। तो सेक्शन 15 के तहत ये ग्राउंड्स बताई गई हैं। सबसे पहली ग्राउंड उसने ये डिस्कस की है कि जब पीरियड एक्सपायर हो गया, जब पीरियड एक्सपायर हो गया है तो लैंडलॉर्ड सीक कर सकता है टेनेंट को निकालने के लिए। कंडीशंस कहाँ पर प्रिस्क्राइब होती हैं टेनेंसी एग्रीमेंट में कि पीरियड एक्सपायर हो चुका है। फेलियर टू पे रेंट, इफ टेनेंट हैज फेल्ड टू पे और टेंडर द रेंट within period of 30 days after the expiry of the period stipulated in section 7। सेक्शन 7 के तहत आपको ये कहा गया था कि महीने की इस तारीख को आपने पे करना है, आपने पे नहीं किया तो इस ग्राउंड पे भी आपको निकाला जा सकता है। कंडीशंस क्या है, failure to pay rent by the tenant within the period of 30 days after the expiry of period mentioned in section 7। तीसरी ग्राउंड ये हो सकती है कि टेनेंसी एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने वायलेट किया है।
तो इस ग्राउंड पे भी उसकी इविक्शन को सीक किया जा सकता है। इसकी क्या कंडीशन है? टेनेंसी एग्रीमेंट, ब्रीच ऑफ टर्म ऑफ कंडीशन बाय द टेनेंट। चौथी कंडीशन है वायलेशन ऑफ एन ऑब्लिगेशन बाय टेनेंट। A landlord may seek eviction of the tenant if the tenant has committed a violation of an obligation under section 13. सेक्शन 13 के तहत राइट्स एंड ड्यूटीज लैंडलॉर्ड की बताई गई हैं। अगर उसमें किसी कंडीशन की वो वायलेशन करेगा, सॉरी टेनेंट अगर वायलेशन करेगा, सेक्शन 13 के तहत बताया गया है, तो उसके तहत उसको निकाला जा सकता है। कंडीशंस क्या है? वायलेशन ऑफ एन ऑब्लिगेशन, टेनेंसी एग्रीमेंट एंड बाय द टेनेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट ग्राउंड है मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी। जिस पर्पस के लिए प्रेमिसेस को लेट आउट किया गया था उस पर्पस के लिए नहीं करके कंडीशंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सबलेटिंग। सबलेटिंग का मतलब ये है कि आपने लैंडलॉर्ड की कंसेंट के बगैर ही उसकी अगर प्रेमिसेस, इस ग्राउंड पे भी लैंडलॉर्ड सीक कर सकता है कि इस टेनेंट को निकाल दिया जाए। ठीक है। एविक्शन ऑन पर्सनल लीड। अच्छा, अब इधर यहाँ पर एक लिमिटेशन लगाई गई है कि पर्सनल लीड्स की बुनियाद पर आप किसी टेनेंट को एविक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए पहले उसको नोटिफाई करना ज़रूरी है, फिर आप उसको निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन हम ये पढ़ रहे थे कि कौन सी ऐसी ग्राउंड है जिस पे टेनेंट को एविक्ट किया जा सकता है, एविक्शन सीक की जा सकती है। तो सेक्शन 15 में ये एलैबोरेटेड है पॉइंट्स, आपको बेयर एक्ट भी मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये क्वेश्चन आपको नहीं सही याद, आपको एटलीस्ट फिर डेफिनेशन क्लॉज में आप टेनेंट को डिफाइन कर दो, वहां से देखे टेनेंसी एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है, लैंडलॉर्ड क्या होता है, और ये ग्राउंड्स को मेंशन करके मजीद इसको एक्सप्लेन कर दो जैसे इसमें एक्सप्लेन किया गया। हाँ जी, क्वेश्चन सबको क्लियर है? ये पहला क्वेश्चन हो गया। काइंडली इनबॉक्स में मुझे बता दें कि क्लियर है, बेशक शॉर्ट फॉर्म में मैसेज करके बता दें। काइंडली सब मुझे इन्फॉर्म करें। रहीला, आपको क्लियर है? इनबॉक्स में बताते जाएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलें अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज के हवाले से आपको क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आपको बात की थी कि पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब पार्टीज को की अपीयरेंस के हवाले से बात आती है तो अपीयरेंस कैसे करवाई जा सकती है। एक तो ये हिस्सा है इसका, और एक हिस्सा ये है कि जिसमें अगर पार्टी अपीयर नहीं होती तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आपको ये पता है कि सिविल प्रोसीडिंग्स की अगर हम बात करते हैं ना, प्लेंटिव अगर नहीं पेश होता जिस दिन डेट फिक्स की जाती है हेयरिंग के लिए, तो डिसमिस कर दिया जाता है दावे को। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही होता है कि अगर प्लेंटिव नहीं आता तो उसके दावे को खारिज कर दिया जाता है, या आप ऐसे कह लें उसकी पिटीशन को खारिज कर दिया जाता है। लेकिन अगर डिफेंडेंट पेश नहीं होगा तो फिर क्या होता है? एक्स पार्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है और आखिर में एक्स पार्टी डिग्री पास कर दी जाती है। लेकिन दोनों के हवाले से रेमेडीज प्रोवाइड की गई हैं। अगर प्लेंटिव की साइड पे, या अगर आप यहाँ पर कहें कि एप्लीकांट का जो क्लेम है वो डिसमिस हो गया है, तो वो क्या कर सकता है? उसकी बहाली के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, जिसके लिए 30 दिन का टाइम पीरियड होता है। डिपेंडेंट के खिलाफ अगर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई हैं तो वो भी 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन दे सकता है गुड कॉज देके कि ये वजूहत थी जिसकी वजह से वो पेरेंट्स नहीं दे सका। अगर अदालत सेटिस्फाइड हो जाती है तो उसके क्लेम को एडमिट कर दिया जाएगा और ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं आता तो एंड पे क्या होता है कि उसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग, एक्स पार्टी डिग्री पास कर दी जाती है। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन। Punjab Rented Premises Act 2009 provide procedure for appearance of parties before the rent tribunal. Relevant provision section 21 of Punjab Rented Premises Act 2009. प्रोसीजर क्या है अपीयरेंस के लिए? क्या आप उसको नोटिस इशू करेंगे? Issuance of notice. Notice shall be issued to respondent for appearance. Authority who can issue notice. Rent tribunal इसमें नोटिस इशू करेगा। और फॉर्मेट क्या होगा नोटिस का? तो वो प्रेस्क्राइब फॉर्म में होगा जो कि स्केड्यूल में अटैच है। एक्ट के साथ ना एक स्केड्यूल 1 अटैच है, उसमें स्पेसिफिक प्रोवाइड किया गया है कि जिसके तहत उसको नोटिस सर्व किया जाएगा। अब नोटिस की क्या रिक्वायरमेंट्स है? मजीद कॉपी अटैच होगी, कॉपीज होंगी एप्लीकेशन की, और जिन डॉक्यूमेंट्स पे वो रिलाई कर रहा है वो भी डॉक्यूमेंट्स अनेक्स होंगी। टाइम पीरियड कितना होगा पेश होने के लिए? 10 दिन का होगा। ठीक है, जब नोटिस की सर्विंग की जाएगी तो 10 दिन के अंदर
रिस्पोंडेंट ने पेश होना है। अच्छा, जैसे कि सिविल दावे में ये होता है कि एक साइड प्लेंटिव होती है और एक साइड डिफेंडेंट होती है, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि एक साइड एप्लीकांट होती है और एक साइड क्या होता है, इसमें रिस्पोंडेंट होता है। सर्विस ऑफ नोटिस, प्रोसेस सर्विस, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, कोरियर सर्विस। इसमें क्या होता है, तामील करंदे के जरिए प्रोसेस सर्विस ना अदालत की तरफ से नोटिस जाता है। रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू का मतलब होता है डाक रजिस्ट्री। कोरियर सर्विस यहाँ पर टीसीएस आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर सिचुएशन ये आई है कि रिस्पोंडेंट फेल हो गया पेयर होने में, तो सब्सिट्यूट अडॉप्ट किए जा सकते हैं उसकी सर्विस करवाने के लिए। इफ रिस्पोंडेंट फेल्स टू appear and rent tribunal is satisfied that notice has not been served on the respondent is willfully avoiding the service of notice. The rent tribunal may direct service of notice by affixing a copy of the notice at some conspicuous part of the rented premises or resident of the respondent, publication in the press, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एनी अदर मोड। अच्छा, इसमें ये होता है कि जहाँ पर अदालत को या रेंट ट्रिब्यूनल को ये यकीन हो जाए कि जानबूझकर उसने ये नोटिस अवॉइड किया या सही तरह से नोटिस सर्व नहीं किया, तो फिर क्या होगा, ऑल्टरनेटिवली कॉपी चस्पा कर दी जाएगी जहाँ पर उसने प्रेमिसेस की रेंटेड प्रेमिसेस अख्तियार किए हुए हैं जहाँ पर वो रह रहा है, या फिर अखबार इश्तिहार करवा दिया जाएगा या इलेक्ट्रॉनिक मोड अडॉप्ट किया जाएगा, ये किसी भी तरीक़ेकार से इसको बुलाने की एक दोबारा से कोशिश की जाएगी। अच्छा, दूसरी सूरत में ये होता है कि अगर ड्यूली सर्विंग हो गई है तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी जाती हैं। द रेंट ट्रिब्यूनल में प्रोसीड एक्स पार्टी इन एब्सेंस ऑफ रिस्पोंडेंट एंड मेक फाइनल ऑर्डर। रेमेडी फॉर रिस्पोंडेंट अगेंस्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग, if an ex parte order is passed against respondent, he may within 10 days from the date of knowledge apply to the rent tribunal for setting aside the ex parte order along with the application for leave to contest. अच्छा, ये स्पेशल लॉ है, इसमें ये होता है कि जब आपने रिटन रिप्लाई सबमिट करना है ना रिस्पोंडेंट ने, तो सबसे पहले आपने अलाउ करवाना है कि मुझे दफा करने का मौका दिया जाए। तो फिर इसमें ये होता है कि जब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाती हैं, आपकी नॉलेज में जैसे ही आया, आपने 10 दिन के अंदर उस फैसले को ख़त्म करवाने की कोशिश करनी है। उसके लिए आप एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे और साथ लीव टू कॉन्टेस्ट भी आपने फ़ाइल करनी है। वो होता ये है कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की जो सेटिसाइड करने के लिए आप एप्लीकेशन दायर करते हैं ना, उसी के ऊपर एक सफ़ा लगा होता है लीव टू कॉन्टेस्ट के लिए। सेटिंग aside ex parte proceeding, if the respondent shows a sufficient cause for non-appearance, the rent tribunal may set aside the ex parte order on such term as it deems fit. तो इसमें यह होता है कि अगर आप सफिशेंट कॉज दे देते हो तो वो एक्स पार्टी ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपेयरेंस ऑफ पार्टीज। आप इन पर्सन भी पेश हो सकते हैं या रिकग्नाइज एजेंट के जरिए भी पेश हो सकते हैं। अगर इसमें अच्छा, अब इसमें दूसरी सिचुएशन ये बताइए कि एप्लीकांट ही पेश नहीं होता जिस दिन डेट फिक्स की गई है हेयरिंग के लिए, तो उसके दावे को डिसमिस किया जा सकता है। मे का लफ्ज़ है, मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है। और अगर एप्लीकांट की पटिशन को डिसमिस कर दिया जाए तो वो उसको रिस्टोर करवाने के रेंट ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता है। टाइम पीरियड कितना है, 30 दिन का है रेस्टोरेशन के लिए। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार बताया गया है कि अपेयरेंस के हवाले से, और अगर आप नॉन अपेयरेंस नहीं देते तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है सबको? अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, काइंडली इनबॉक्स में मुझे बताएं, मैं आगे फिर चलूँ। जी, सबको क्लियर है? इनबॉक्स में मैसेज करें सब। इकरा, हम ना आज पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें पहले दो क्वेश्चंस, काइंडली रिपीट द बुलेट पॉइंट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स ये हैं कि आपने जब अपेयरेंस कैसे करवाई जाएगी, पहले तो ये होता है कि अपेयरेंस के लिए ना आपको पटिशन के लिए ना नोटिस सर्व किया जाएगा। नोटिस के साथ डॉक्यूमेंट की कॉपी भी अटैच होगी और रिस्पोंडेंट का काम है कि उसने 10 दिन के अंदर पेश होना है। ठीक है, लेकिन अगर आप पेश नहीं होते तो पहली सिचुएशन तो यही है कि जहाँ पर आपको नोटिस नहीं मिला या आप जानबूझकर अवॉइड कर रहे हो, तो मुतबादिल फिर कोशिश की जाएगी कि आपको नोटिस दिया जाए और आप अदालत के सामने पेश हों। ठीक है, उसके लिए क्या होगा कि कॉपी चस्पा कर दी जाएगी, टीसीएस करवा दिया जाएगा या डाक रजिस्ट्री करवा दी जाएगी। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि जिसमें वाकई में नोटिस सही सर्व हो गए थे, आप ही नहीं आए, तो उसमें क्या होता है कि फिर आपके खिलाफ यकतरफा कार्रवाई इनिशिएट कर दी जाएगी, जिसे आप एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कहते हैं। यकतरफा कार्रवाई को भी आप सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं
अगर तो आप फाइल कर देते हैं और अदालत रेंट ट्रिब्यूनल आपसे मुतमिन हो जाए तो उस ऑर्डर को वापस ले लिया जाएगा। लेकिन एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के बाद भी अगर आप नहीं आते तो आपके खिलाफ फाइनल ऑर्डर एक्स पार्टी डिग्री का पास होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें दोनों पार्टीज, अगर एक पार्टी भी अपेयरेंस नहीं देगी तो उसके क्या नतीजतन क्या हो सकता है वो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको रिस्पोंडेंट के हवाले से बता दिया। एप्लीकांट के हवाले से ये है कि अगर वो पेश नहीं होता तो उसका जो दावा है उसको अदम पैरवी खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसकी बहाली के लिए भी वो 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन दे सकता है। हाँ जी रहील, अब आपको क्लियर है कि आप क्या पढ़ रहे हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको इस क्वेश्चन के हवाले से? ठीक है, इकरा आप काइंडली रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अभी दो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस के हवाले से, कि जिसमें सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि ग्राउंड्स इविक्शन की कौन सी हो सकती, कौन कौन सी ग्राउंड्स पे टेनेंट को निकाला जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन हमने अभी ये डिस्कस किया है कि अगर पार्टीज में से कोई अपीयर नहीं होता तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं या किस तरीके से वो अपीयरेंस दे सकते हैं। अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब तीसरा क्वेश्चन हम ये डिस्कस करने लगे हैं कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट की क्या ऑब्लिगेशंस हैं और क्या राइट्स हैं। ठीक है, इस हवाले से सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 हम इसमें पढ़ने लगे हैं। अच्छा, पहले तो बात करते हैं कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट कौन होता है। लैंडलॉर्ड कौन होता है? जो एक्चुअल में प्रेमिसेस का ओनर होता है या जो कि इंटाइटल्ड होता है कि वो किराया वसूल कर सकता है, ये होता है लैंडलॉर्ड। टेनेंट कौन होता है? टेनेंट की जिम्मेदारी होती है कि चूंकि उसने कब्जा लिया हुआ इस प्रेमिसेस का तो उसके इवज में वो रेंट पे करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन। The obligations are those duties which may be legally enforced. As these become the legal rights of the party, a person may be compelled to enforce through various legal remedies in case of violation. Definition of landlord. अगर आपको लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन नहीं याद हो रही तो आप बेयर एक्ट जो आपको मिलेगा उसमें से सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज में जाइएगा और लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन लिख दीजिएगा। इसी तरह आप टेनेंट की वहाँ से डेफिनेशन लिख सकते हैं। वैसे थोड़ा सा मैं पहले चुके लैंडलॉर्ड टेनेंट की डेफिनेशन डिस्कस हो गई है, इसलिए से मैं रिपीट नहीं करूँगी। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं अपने एक्चुअल क्वेश्चन पे। ये ना सारी कैटेगरीज बताई जा रही हैं कि टेनेंट में कौन कौन होता है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं जहाँ पर लैंडलॉर्ड की ऑब्लिगेशन स्टार्ट होती हैं। प्रोविजन ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट। लैंडलॉर्ड शैल प्रोवाइड अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द टेनेंसी एग्रीमेंट टू टेनेंट। ये थोड़ा सा ना ठीक करने वाला है, एक मिनट। सबसे पहली तो ड्यूटी ये है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट। अच्छा, लैंडलॉर्ड की सबसे पहली ड्यूटी तो ये है कि उसने मुसद्दका नकल टेनेंसी एग्रीमेंट की प्रोवाइड करनी है। किसको करनी है? टेनेंट को करनी है। दूसरी उसकी ड्यूटी है कि उसने प्रेमिसेस को रिपेयर करना है, सही हालत में उसने रखना है उसको। ठीक है, तीसरी बात उसने टैक्स पे करना है। चौथी बात, जो सहूलत टेनेंट इंजॉय कर रहा है, एमनिटी को ना हम यहाँ पर सहूलत कहते हैं, जो एंजॉय कर रहा होता है सहूलत, उसको किसी अनरीजनेबल कॉज की वजूहात की बना पर ना, गैर माकूल जो लगे उसकी बना पर वो उस सहूलत को ख़त्म नहीं कर सकता। पांचवी बात, नोटिस दिए बगैर वो जगह पर एंटर नहीं हो सकता। ये लैंडलॉर्ड की ड्यूटीज हैं। अच्छा, अब क्या इफेक्ट्स होंगे अगर लैंडलॉर्ड अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता? तो टेनेंट एक तो काम ये कर सकता है कि या तो वो रेंट ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन फाइल कर दे ताकि वो डायरेक्शन सीख कर सके कि वो हुक्म दे लैंडलॉर्ड को कि वो अपनी जिम्मेदारियां फुलफिल करें, या फिर वो खुद भी एप्लीकेशन एप्लीकेशन कह रहे हैं कि एक उसे एक तरह से एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा कि भाई ये शिकायत है, काइंडली आप इसको कर दें। अच्छा जी, अब आगे है ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट नॉट टू सबलेट प्रेमिसेस विदाउट कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड। टेनेंट की पहली जिम्मेदारी ये है कि लैंडलॉर्ड की इजाज़त के बगैर वो प्रेमिसेस को आगे नहीं दे सकता। दूसरी बात, कीप प्रेमिसेस इन द कंडीशन इन विच इट वाज लेट आउट। जिस मकसद के लिए उसे प्रेमिसेस दी गई थी उसी मकसद के लिए वो उसे इस्तेमाल करेगा। तीसरी बात, यूज़ द प्रेमिसेस फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज लेट आउट। जिस मकसद के लिए प्रेमिसेस दी थी उसी के लिए उसको इस्तेमाल करनी है। अलाउ द लैंडलॉर्ड टू एंटर द प्रेमिसेस। और जब इंस्पेक्शन और रिपेयरिंग करनी है तो उसके लिए वो लैंडलॉर्ड को अलाउ करे कि वो प्रेमिसेस में दाखिल हो सके। हैंडिंग ओवर द पोजेशन। जब टेन्योर एक्सपायर हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगी टेनेंसी, तो आपने उसकी वैकेंट पोजेशन, उसका कब्जा वापस लैंडलॉर्ड को वापस करना है। नॉट टू कॉज न्यूजेंस। और हमसाये में आपने किसी किस्म का
न्यूजेंस क्रिएट नहीं करना। अच्छा, इसमें डेफिनेशन ये थोड़ी सी, टेनेंट शैल नॉट मेक, एक मिनट, ये थोड़ा सा ना मटेरियल इधर गलत लिखा गया, आपको इधर लिखना था, मुझे लिखना था इधर ठहरान, नॉट टू कॉज न्यूजेंस इन नेबरहुड, हमसाये में आपने किसी किस्म का ना डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद है नॉट टू मेक स्ट्रक्चरल चेंज, और किसी किस्म का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना उसकी प्रेमिसेस में लैंडलॉर्ड की रिटन कंसेंट के बगैर, ठीक है। उसके बाद ये कहा गया कि अगर टेनेंट अपनी जिम्मेदारी फुलफिल नहीं करता तो वारंट ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और डायरेक्शन सीख कर सकता है कि इसको डायरेक्शन दे कि अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करे, या फिर इसको निकालने के लिए पटिशन दायर कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? काइंडली इनबॉक्स पे मुझे बता दें, मैसेज कर दें काइंडली सब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन ना, एक इसमें मैंने अलहदा से स्लाइड बनाई थी, एक मिनट ज़रा ठहरें। अगर आपको टेनेंसी की क्रिएशन के हवाले से सवाल आता है, या किसी पे भी अगर सवाल आता है ना पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट में से, तो कुछ आप डेफिनेशन इस स्लाइड से भी ले सकते हो, जैसे कि आप उसमें मकसद बयान कर दो कि ये एक्ट क्यों बनाया गया है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के रिलेशनशिप को रेगुलेट करने के लिए और एक्सपीडिशियस मैकेनिज्म या सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए, ताकि उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है। और साथ ये कि ना सिर्फ ये पार्टीज़ को हेल्प आउट करेगा बल्कि कोर्ट्स को भी हेल्प आउट करेगा, ठीक है। उसके बाद अब हमारा अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, क्रिएशन ऑफ टेनेंसी, जो कि सेक्शन 5 से लेकर 10 तक प्रोविजंस हैं। जनरल रूल ये है कि लैंडलॉर्ड टेनेंट को प्रेमिसेस नहीं दे सकता, उसके लिए टेनेंसी एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा तो बेयर एक्ट से आप सेक्शन 5 छाप दीजिएगा। इसे मजीद एडिशन ये कीजिएगा कि टेनेंसी एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 से, वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी लैंडलॉर्ड और टेनेंट को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अगला प्रोसीजर है टेनेंसी क्रिएट करने के वाले से, तो ये देखें पहले डब्बे में लिखा हुआ है कि रेंट रजिस्ट्रार होता है, इसके वाले से जैसे कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए एक रजिस्ट्रार होता है ना, इनका भी रजिस्ट्रार होता है। तो आपने टेनेंसी एग्रीमेंट उसके सामने पेश करना है, पर्टिकुलर्स का अंदराज करना है जो कि उसके पास रजिस्टर होगा, उसके ऊपर वो मोहर लगाएगा, कॉपी अपने पास रखेगा, ओरिजिनल वापस कर देगा लैंडलॉर्ड को, ठीक है। दूसरे डब्बे में ये कहा गया है कि बेशक रेंट रजिस्ट्रार के पास आप पर्टिकुलर्स का डिटेल्स एंटर करवा देंगे, लेकिन साथ साथ आपकी जो लाइबिलिटी है ना उसको रजिस्टर करवाने के वाले से वो रहेगी, आपने उसको रजिस्टर करवाना है। और ये टेनेंसी एग्रीमेंट इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद टेनेंसी एग्रीमेंट के क्या कंटेंट्स होंगे, उसके अंदर उनकी पर्टिकुलर्स होंगी पार्टीज़ की, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के हवाले से, प्रेमिसेस की डिस्क्रिप्शन होंगी, टेनेंसी कितने दुरानिए के लिए, रेट, रेंट का रेट क्या है, रेट ऑफ इन्हांसमेंट क्या है, ड्यू डेट क्या है, किस तरह से रेंट पे करना है, और अगर बैंक अकाउंट के ज़रिए पेमेंट करनी है तो बैंक अकाउंट की डिटेल्स होंगी, और किस मकसद के लिए प्रेमिसेस को लेट आउट किया जा रहा है, और अगर आपने कोई एडवांस रेंट दिया है, कोई सिक्योरिटी पकड़ी दी है, वो भी इसमें मैंशन होगी। आगे इसमें बात की गई है कि अगर ड्यूरेशन तो फिक्स है, लेकिन पार्शल टेन्योर के लिए पेमेंट बता दी गई लेकिन पार्शन के लिए नहीं बताएगी, तो यही इम्प्लाइडली प्रज्यूम किया जाएगा कि रिमेनिंग पार्ट के लिए भी इतना ही रहेगा आपका, ठीक है, इतना ही आपको किराया देना पड़ेगा। उसके बाद मोड ऑफ पेइंग रेंट कैसे होगा, आपने पेमेंट रेंट की उसी तरह से करनी जैसे कि टेनेंसी एग्रीमेंट में प्रोवाइडेड होगा। अच्छा, अगर डेट ऑफ पेमेंट मेंशन नहीं है तो हर माह की 10 तारीख को आपने किराया जमा करवाना है, और अगर मोड ऑफ पेमेंट मेंशन नहीं है तो मनी ऑर्डर के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए आप उसको पे कर सकते हैं, ठीक है। और जो इस एक्ट की इन्फोर्समेंट से पहले जितनी भी टेनेंसी एग्रीमेंट होंगी उसे इस एक्ट के मुताबिक लाया जाएगा 2 साल के अरसे में।
अच्छा जी, सेक्शन 9 में नॉन कंप्लायंस के वाले से बताया कि अगर आप कंप्लाई नहीं करते या आपको कुछ काम करने को कहा गया था या इस ऐड के तहत आपने कंप्लायंस नहीं की, तो अगर टेनेंट की गलती होगी तो उसे सालाना रेंट का 5% सरकार के खजाने में जमा करवाना पड़ेगा, और लैंडलॉर्ड की अगर गलती होगी तो उसे सालाना रेंट का 10% जमा करवाना पड़ेगा सरकार के खजाने में। ठीक है, उसके बाद दूसरे एग्रीमेंट जो इस प्रेमिसेस के वाले से, जो कि जिस ज़मीन के वाले से, जिस घर के वाले से कराया हुआ है, अगर उस हवाले से अगर आप कोई और एग्रीमेंट करना चाह रहे हो तो इसी तरीके से आप उसको प्रेजेंट करोगे, जो कि सेक्शन 5 में बताया गया है कि रेंट रजिस्ट्रार के सामने पेश करना है, वही तरीक़ाकार है इसमें। ठीक है, ये आपका इसमें ही क्वेश्चन हो गया। बाकी ये जो मैंने अभी तक सारा कुछ पढ़ाया है ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसकी स्लाइड बनाई है, ये आप इसको देख लीजिएगा। मैं इसके ना आपको मेल कर दूंगी जी। टॉपिक क्लियर हुआ है आपको? अभी फ़िलहाल मैं इधर शेयर कर रही हूँ। जी रहील, आपको क्लियर है?